Hi everyone. In this video, we will discuss literary criticism and Plato's view on literature and literary criticism. Criticism is the word derived from Greek word kritikos, which means ability to discern and judge. That means criticism को अगर हम सिंपलर वर्ड्स में डिफाइन करें तो क्रिटिसिज्म होता है किसी भी चीज का, किसी भी आर्ट का, किसी भी वर्क का, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम क्लोजली और बहुत ही प्रिसाइजली जज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं. नॉर्मली जो वर्ड क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज है वो नेगेटिव लाइट में यूज किया जाता है, बट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है टू स्टडी, इवेल्युएट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. दैट मीन्स अगर हम इसको सिंपलर टर्म्स में समझे तो किसी भी लिटरेरी वर्क को जब हम क्लोजली एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उस पर जजिंग एंड कमेंटिंग करते हैं, उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम किसी वर्क को एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए हम उसके पूरे एस्पेक्ट्स को, लिटरेचर एज अ होल को देखते हैं. हम उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्लोजली पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कुछ डेफिनेशंस हैं. Sainsbury says criticism busies itself with the goodness or badness, the success or ill success of literature from the purely literary point of view. That means किसी भी वर्क की जो जजिंग है, स्टडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, एनालाइजिंग है, वो एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और वो उसको कंप्लीटली जज करती है. दैट मीन्स उसकी गुडनेस और बैडनेस दोनों को वो पढ़ती है, उसकी सक्सेस, इल सक्सेस को वो एनालाइज करती है. किसी भी एक पार्ट पे फोकस नहीं किया जाता है कि सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज पे या सिर्फ नेगेटिव फोल्ड्स पे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, पर उस वर्क को पूरी तरह पढ़ा जाता है. दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Atkins defines it as criticism is the play of mind on the aesthetic qualities of literature, having for its objects an interpretation of literary values. That is, किसी भी वर्क की, लिटरेचर की लिटरेरी वैल्यूज को इंटरप्रिटेट करना, उनको समझना होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. आज इस वीडियो में हम प्लेटो की व्यूज को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने लिटरेचर पे दी हैं. प्लेटो वॉज एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो कि एथेंस से बिलोंग करते थे. प्लेटो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के वो टीचर रही हैं. अब जो प्लेटो हैं, his dialogues cover a wide range of philosophical topics including politics, ethics, metaphysics and aesthetics. तो प्लेटो जो है उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अपनी जो व्यूज हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट किए हैं और उन्होंने अपने वर्क्स डायलॉग में जो ये व्यूज हैं ये लिखे हैं. अब जो प्लेटो हैं उनके वर्क्स को डायलॉग इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने डायलेक्टिक जो फॉर्म है राइटिंग का उसको इंट्रोड्यूस किया था. डायलेक्टिक फॉर्म वो होता है जिसमें जो वर्क है वो डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, डायलॉग कन्वर्सेशन में लिखा जाता है. और प्लेटो ने मेजर वर्क्स, ऑलमोस्ट एवरी वर्क जो प्लेटो का है वो डायलॉग फॉर्म में ही लिखा गया है, क्योंकि प्लेटो मानते थे कि जो डायलेक्टिक फॉर्म है वो रिटोरिक स्पीच से ज़्यादा ही सुपीरियर है, क्योंकि ये बहुत ही एंगेजिंग होता है. और वही जो रिटोरिक स्पीच होती है वो बहुत ही पैसिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ऑल्सो वो मैन्युपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है. इसलिए जो प्लेटो है अपने सारे वर्क्स डायलेक्टिक फॉर्म में लिखते थे और उनके वर्क्स को डायलॉग्स ही बोला जाता है. प्लेटो के आइडियाज को कंबाइन करके जो थ्योरी हम बनाते हैं, जो उनके आइडियाज को पढ़ते हैं, उसको प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है. प्लेटो ने एक फिलोसॉफिकल स्कूल भी फाउंड किया था एथेंस में, नेम्ड एज एकेडमी. अब जो प्लेटो हैं उन्होंने डायरेक्टली तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे कोई भी अपना वर्क या फिर व्यूज प्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने लिटरेचर और आर्ट्स पे कुछ इंसाइट्स, कुछ व्यूज प्रेजेंट किए हैं जिनके थ्रू हम ये थ्योरी डिराइव करते हैं, ये पॉइंट्स हम डिराइव करते हैं उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे. प्लेटो के कुछ मेजर वर्क्स हैं रिपब्लिक, सिम्पोजियम, क्रिटो, फेडरस. Plato founded dialectic form that is originally dialogue between individuals and about their point of view. तो कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने व्यू पॉइंट के बारे में डायलॉगिक फॉर्म में कन्वर्स करते हैं, उसको डायलेक्टिक फॉर्म बोला जाता है. Plato presented different insights on literature and art and proposed various ideas and concepts.
तो जो प्लेटो है उन्होंने अपने वर्क्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया है, और वहीं से हम ये जो प्लेटो की थ्योरी है अबाउट लिटरेचर एंड आर्ट उसको डिराइव करते हैं। जो प्लेटो के कुछ आइडियाज़ हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ मिमाइसिस, प्लेटोनिक लव एंड एक्सेट्रा। सम ऑफ प्लेटोज आइडियाज आर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसको थ्योरी ऑफ आइडियाज भी बोला जाता है। जो प्लेटो थे वो आइडियलिस्टिक इन नेचर थे, दैट मीन्स वो आइडियाज को सुप्रीम मानते थे। और जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसमें जो प्लेटो हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो रियल नहीं है, ना वो रियल है ना वो ट्रुथ है। जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो आइडियाज हैं, और इन्हीं आइडियाज को वो हर चीज का एसेंस मानते हैं। वो मानते हैं कि जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो हर चीज का एसेंस है, और जो हम मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं, जिसको हम परस्यू करते हैं, वो सिर्फ एक इमिटेशन है उन आइडियाज की। तो जो एट द एक्सट्रीम सुपीरियरिटी जो भी है वो सिर्फ आइडियाज हैं, ना कि जो रियल वर्ल्ड की चीजें। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मिमाइसिस। अब जो थ्योरी ऑफ मिमाइसिस है उसमें जो प्लेटो है वो बताते हैं कि जो आर्ट है वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, एंड इट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। अब इमिटेशन ऑफ इमिटेशन कैसे है, तो जो प्लेटो है वो इस बात को समझाते हैं कि सपोज एक चेयर है, उसको जो गॉड है उसने इस चेयर को बनाया, तो सबसे पहले जो थॉट आया था वो गॉड के दिमाग में आया। गॉड के दिमाग में जब ये थॉट आया, और उसके बाद एक जो कारपेंटर है वो उस चीज को बना रहा है, तो फर्स्ट जो थॉट था वो एक गॉड के दिमाग में था, सेकंड कारपेंटर के दिमाग में था, और जब उसको पोएट या आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क में यूज करते हैं तो उसको उन्होंने उसकी रियलिटी को दो बार, उस आइडिया को दो बार रियलिटी से रिमूव कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रियलिटी थी गॉड के दिमाग की, सेकंड थी जो कारपेंटर ने उसको बनाया, एंड थर्ड दैट इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, जो है वो जो पोइट्स एंड आर्टिस्ट हैं वो अपने वर्क्स में यूज करते हैं, हमें प्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो प्लेटो हैं वो अपनी जब आइडियल स्टेट के बारे में बताते हैं तो वो आर्टिस्ट को वहां से बैन करते हैं कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए, ये हमें इमिटेशन ऑफ इमिटेशन परोसते हैं अपने वर्क्स में, जो कि हमारी आइडियाज को करप्ट करता है। प्लेटो इसी के साथ कहते हैं कि थिंग्स मैन चेज आर शेडोइंग रिप्रेजेंटेशंस। तो जो हम चेज कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं चीजों को, वो एक रिप्रेजेंटेशंस है उन शेडोज की जो हमारी खुद की है भी नहीं। नेक्स्ट आइडियाज ऑफ प्लेटो आर प्लेटोनिक लव। क्योंकि हमने देखा कि जो प्लेटो है वो आइडियलिस्टिक नेचर थे, तो वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते थे। इसी पे जो प्लेटो है वो बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल लव है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, स्पिरिचुअल लव से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब स्पिरिचुअल लव को वो डिफाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल लव वो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन होता है, दैट काइंड ऑफ लव इट इज, जो कि फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट है, बट वहाँ पे सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। सेक्सुअल डिजायर्स या रोमांटिक फीचर्स वो नॉन एग्जिस्टेंट है। हम जो वी लव ईच अदर, वहाँ पे जो है हम एक अपनी फीलिंग से एक दूसरे को प्रेज करते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, जहाँ पे बॉडीली या सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। देन इज कार्डिनल वर्च्यूज। जो प्लेटो है वो 4 वर्च्यू ऑफ माइंड डिफाइन करते हैं, जो माइंड एंड कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज प्रूडेंस, जस्टिस, फोर्ट्यूड एंड टेम्परेंस। अब ये जो कार्डिनल वर्च्यू है, इट इज अबाउट द एबिलिटी टू डिसन द कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको उन्होंने प्रूडेंस बोला है कि हम जब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको जो डिफाइन करता है, उसको जो जज करता है, वो प्रूडेंस होता है। दी फेयरनेस, कि जो हमने काम किया है वो कितना फेयर है, कितना जस्ट है, उसको जो है जस्टिस डिफाइन करती है। द स्ट्रेंथ एंड द इंड्योरेंस, वो फोर्टिट्यूड होता है, एंड द रिस्ट्रेंट एंड द सेल्फ कंट्रोल इज अबाउट टेम्परेंस। तो ये जो 4 वर्च्यूज हैं ये प्लेटो डिफाइन करते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल को कंप्लीट करती हैं, उसको एक जस्ट मैन बनाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डायलॉग्स बाय प्लेटो। तो जो डायलॉग का फर्स्ट वर्क है दैट इज फेड्रस, ये एक डायलॉग है बिटवीन सोक्रेट्स, जो कि प्लेटो के गुरु थे, एंड फेड्रस। अब यहाँ पे जो प्लेटो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ रिटोरिक स्पीच एंड राइटिंग। इस वर्क में जो सोक्रेट्स हैं वो ये बताते हैं कि डायलॉग एंड लाइव कन्वर्जेशंस आर सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब किसी भी वर्क को डायलॉगिक या डायलेक्टिक फॉर्म में लिखा जाता है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, वाइल द रिटन टेक्स्ट आर स्टेटिक एंड अनरिस्पॉन्सिव। और जो रिटोरिक स्पीचेस में वो जो वर्क लिखे जाते हैं, जो रिटन टेक्स्ट होते हैं, वो बहुत ही स्टेटिक होते हैं, वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, वो बहुत ही पैसिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है। और ऐसे जो वर्क्स होते हैं रिटोरिक स्पीच जैसे, वो परसुएशन और मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं जो डायलॉग और लाइव कन्वर्जेशंस हैं
ये किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनको समझने के लिए अच्छी होती हैं, एंड दीज आर डेफिनेटली सुपीरियर देन दी रिटन टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्क बाय प्लेटो इज सिम्पोजिज्म। सिम्पोजिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कन्वर्सेशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिसाइड अपॉन अ टॉपिक। तो जो वर्क है, दिस डायलॉग इज बिटवीन मैन, डिफरेंट मैन, दैट इज फेडरस, सेनीज, एरिस्टोफेनेस, एगाथॉन, सोक्रेट्स एंड मैनी ड्यूरिंग अ ड्रिंक्स पार्टी। तो वो एक पार्टी चल रही होती है जिसमें जो लोग हैं ये डिस्कस करते हैं। तो जो सोक्रेट्स हैं, he reveals about Diotima, a wise woman taught him that love is spirit between morals and gods। तो जो सोक्रेट्स हैं वो बताते हैं कि लव जो है एक स्पिरिट है बिटवीन मोरल्स, जो हमारे मोरल्स एंड गॉड है, विच एक्ट्स एज अ गाइड टुवर्ड्स इमॉर्टैलिटी थ्रू इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन। तो यहाँ पे हमें प्लेटो का जो प्लेटोनिक लव का आइडिया वो हमें दिखता है कि जो सोक्रेट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो लव है, लव इस तरीके का होना चाहिए जो कि हमारे मॉरल्स और गॉड के अल्टीमेट ट्रुथ के बीच में कनेक्शन सेटअप करे, एक स्पिरिट का काम करे और हमें गाइड करे थ्रू इमोर्टैलिटी, टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी। और वो कैसी होगी? जब हमारे थॉट्स इंटेलेक्चुअल होंगे, जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करेंगे। प्लेटो इन दिस वर्क प्रेजेंट द फिलोसफी लव ऑफ विजडम। तो लव ऑफ विजडम को यहाँ पे जो प्लेटो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं कि जो लव ऑफ विजडम है, लव ऑफ विजडम किसे कहा गया है? लव ऑफ विजडम इज दी फिलोसफी को लव ऑफ विजडम कहा गया। फिलोसफी, ये गलत स्पेलिंग है, फिलोसफी को कहा गया है, एंड दिस इज दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो जो फिलोसफी है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव होती है। क्यों? क्योंकि वो विजडम की तरह, इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ होती है, ना कि बॉडीली डिजायर्स की तरफ। And also as a refinement of a sexual urge that leads us to desire of wisdom over sex। और तो जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं, जब हम आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रुथ को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रुथ को समझते हैं, तो वो हमारी जो डिजायर है, द सेक्सुअल अर्जिस को वो कम कर देता है, और विजडम की जो डिजायर है वो हमारे अंदर जगाता है। हम आइडियाज को परस्यू करते हैं, हम आइडियाज को, अल्टीमेट ट्रुथ को हम ढूंढते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर द सिम्पोजिज्म। वर्क दैट वी विल डिस्कस इज रिपब्लिक। Now, Republic is a Socratic dialogue which was authored by Plato around 375 BC. Plato in this work defines justice by establishing an ideal state। जो प्लेटो है वो इसमें एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करते हैं, कैलिपोलिस, और इस वर्क के थ्रू वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं कि एक आइडियल स्टेट, एक जस्ट स्टेट बनाने के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए। तो जो प्लेटो है वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि जो स्टेट है, आइडियल स्टेट कैलिपोलिस, वो हमेशा फिलोसोफर्स के यानी किंग्स के द्वारा रूल करनी चाहिए, और प्रेजेंट करते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस विद इन दी सोल एंड स्टेट। तो प्लेटो इस बुक में इस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं कि एक आइडियल स्टेट वो होती है जहाँ पे जो रीजन है इट रूल्स ओवर द स्पिरिट, यानी जो रीजन को है वो रीजन के हिसाब से जो स्टेट है वो चलती है, ना कि बेस्ड ऑन द इमोशंस एंड द स्पिरिट। ये वर्क 10 बुक्स में डिवाइडेड है टोटल। आज इस वीडियो में हम उसकी हर एक बुक को स्टडी करेंगे। बुक नंबर 1। अब जो बुक नंबर 1 है ये शुरू होती है जब सोक्रेट्स और जो ग्लूकोन है वो एथेंस के पोर्ट पे विजिट करते हैं, जहाँ पे उनको जो पोलीमार्कस है वो इनवाइट करता है फॉर अ डिनर एंड फेस्टिवल। वहाँ पे जब वो जाता है तो वो लोगों से मिलता है और क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज जस्टिस, कि अगर आप जस्टिस को डिफाइन कर सकते हो तो कैसे डिफाइन करोगे। तो जो सेफलेस होता है वो डिफाइन करता है कि जस्टिस इज ऑनेस्टी एंड रिटर्निंग टू पीपल व्हाट विच दे आर ओड। यानी जस्टिस जो है वो ऑनेस्टी है, और अगर हम उन लोगों को वो चीज वापस दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिसको वो ओन करते हैं, वो जस्टिस होगी। लेकिन जो सोक्रेट्स है वो इस आइडिया को काउंटर करते हैं, ये बताते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, कि अगर हम किसी हमने एक आदमी से नाइफ बोरो किया है और हम उस नाइफ को रिटर्न कर रहे हैं, ये जानते हुए कि जो वो आदमी है उसको खुद को हार्म करेगा उस नाइफ से, तो ये जस्टिस नहीं होगा, ये इनजस्टिस होगा। उसके बाद जो पॉलीमार्कस है वो कहते हैं, वो डिफाइन करता है, जस्टिस इज गिविंग व्हाट इज अप्रोप्रिएट टू अदर्स, दैट इज टू डू गुड विद वंस फ्रेंड एंड बैड टू हिज एनिमीज। तो वो कहते हैं कि जस्टिस वो सही है, जस्टिस ये है कि आप उनके साथ जो जैसा डिजर्व करता है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। दैट मीन्स कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा करो और अपने एनिमीज के साथ आप बुरा करो।
लेकिन अगेन जो सोक्रेट्स है वो इसको रिफ्यूट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी को भी हार्म करना, इवन वंस एनिमी, अगर हम किसी की एनिमी को भी, अपने एनिमी को भी हार्म कर रहे हैं तो वो इनजस्टिस क्रिएट करेगा। देन वी हैज थ्रेसमैकस, जो क्लेम करता है कि जस्टिस इज दैट विच इज एडवांटेजियस फॉर द स्ट्रोंगर, यानी जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग पीपल को जो एडवांटेज करेगा, जो बेनिफिट करेगा, वो जस्टिस है। लेकिन अगेन जो सोक्रेट्स है वो इसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस वो होता है जो कि रूल्ड, यानी पब्लिक के लिए बेटर होगा, ना कि फॉर द रूलर। व्हाट बेनिफिट्स द रूल्ड इज जस्टिस, नॉट फॉर द रूलर। तो इसको भी मना कर देते हैं वो। उसके बाद जो सोक्रेट्स हैं वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं ऑफ जस्टिस। वो कहते हैं कि जस्टिस इज टू वंस एडवांटेज टू बी जस्ट एंड डिसएडवांटेज टू बी अनजस्ट, यानी अगर हम जस्ट हैं तो वो अपनी एडवांटेज है, और अगर हम नहीं जस्ट हैं तो वो हमारी डिसएडवांटेज है। इसी के साथ साथ वो 3 आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइफ के ऊपर। वो कहते हैं कि विजडम, हार्मनी एंड सोल, ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं ये जस्ट लाइफ को प्रमोट करती है, जस्ट लाइफ पाने में हमें हेल्प करती है। देन इज बुक 2। बुक 2 में हम देखते हैं कि यही जो कन्वर्सेशन है ये आगे लीड करती है। इसमें जो ग्लूकोन है, वो सोक्रेट्स के आइडिया को काउंटर अटैक करते हैं। वो बोलते हैं, वो स्टोरी बताते हैं ऑफ गाइज, जो कि जिसके पास एक रिंग थी, उस रिंग से वो खुद को इनविजिबल बना लेता था, और इनविजिबल बना के वो अपने लिए जो एडवांटेजेस अर्न करता था। अब जब वो एडवांटेजेस अर्न करता था तो वो दूसरों के लिए अनजस्टिस क्रिएट करता था। तो जो सोक्रेट्स हैं वो उनको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सिटी की इमेज क्रिएट करते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन क्योंकि वो मैन समझ नहीं पाते हैं, इसके बाद जो सोक्रेट्स है वो इमेज को, जस्टिस की इमेज को बताते हैं। जस्टिस की इमेज को बताने के लिए वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक इमेजिन करो कि जस्टिस जो है वो एक बहुत ही लग्जूरियस चीज है। अब एक लग्जूरियस चीज के साथ हमारे पास डिजायर्स आते हैं फॉर एंडलेस वेराइटी, कि हमारे पास बहुत सारी वेराइटी हो उस चीज की, बहुत सारे हमारे पास डिजायर्स आते हैं, और उन डिजायर्स को डिफेंड करने के लिए, उन डिजायर्स को पाने के लिए, उन लग्जरीज को पाने के लिए हमारे पास एक गार्डियन क्लास होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो एक गार्डियन क्लास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि उस चीज को सिक्योर करने के लिए, उस चीज को एक्वायर करने के लिए हमारे पास एक गार्डियन क्लास होनी चाहिए जो हमें उस चीज के लिए गाइड करेगी। एंड टू प्रिपेयर वन देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन, और इस गार्डियन क्लास को अटेन करने के लिए, इसको बनाने के लिए, जो कि हमें जस्टिस भी बताएगी, जस्टिस को अर्न करने के लिए जो हमें गाइड करेगी, उस क्लास को गाइड करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद बुक 3 में भी यही डिस्कशन आगे जो है सोक्रेट्स वो कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वो चीज है जो करेज को, ओबीडियंस को, सेल्फ डिसिप्लिन को किसी के अंदर एनकरेज करेगी, ये एजुकेशन का काम है। इसी के साथ साथ फियर ऑफ डेथ, एवरेज, हुब्रिस और जो गलत चीजें हैं उनको डिस्करेज करना भी एजुकेशन का ही काम है। He also believes that guardians should be well educated, as further ruler will be selected from them who must work for the good of city. तो जो सोक्रेट्स हैं वो बताते हैं कि जो गार्जियन क्लास है उनको प्रॉपर एजुकेशन भी देनी चाहिए, और वो एजुकेशन भी कुछ अलग अलग लेवल्स पे बताते हैं। वो बताते हैं कि जो गार्जियंस है उनको फिजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, इलनेस को खत्म करने के लिए, सोल को बेनिफिट करने के लिए, वॉर की प्रिपरेशन के लिए, यानी वो अलग अलग जो रिजाइम्स हैं, अलग अलग जो वैल्यूज हैं, उन पे जो गार्जियन क्लास है उनको हमें एडुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो उस आइडियल स्टेट का फ्यूचर रूलर होगा वो इसी गार्डियन क्लास से होगा। और जो गार्डियन क्लास है उसका सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए कि वो सिटी के गुड के लिए काम करेगा, और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑल्सो वो बताता है, वो फिर कुछ रूल सेट करता है फॉर गार्डियन क्लास, सच एज कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन ना करना एंड सो ऑन। पर सोक्रेट्स बताते हैं कि जो गार्डियन क्लास है उसके पास फुल फ्रीडम है टू हैव वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। देन वी सी बुक 4। बुक 4 में जो सोक्रेट्स हैं वो बताते हैं कि जस्ट सिटी एक ऐसी सिटी होती है जिसमें सभी की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर दिया गया। अब मैक्सिमाइज कैसे होगी कि एवरी इंडिविजुअल इज हैप्पी सो द सिटी इज हैप्पी, तो सबको खुश होना चाहिए जिससे जो सिटी है वो भी हैप्पी होगी, खुश होगी। और वो एम्फेसाइज करते हैं मॉडरेशन पे। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि ना तो कोई बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पुअर होना चाहिए, एक मॉडरेशन होना चाहिए इन दो चीजों के बीच में। इसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो कैलिपोलिस होगी, आइडियल स्टेट,
उसमें 4 कार्डिनल वर्च्यूज पे, वैल्यूज पे बहुत ज्यादा इंफोसिस होगा। दैट इज विजडम, करेज, जस्टिस एंड टेम्परेंस। इन 4 वैल्यूज को एम्बेडेड करना चाहिए हमें आइडियल स्टेट में, और जो गार्जियन क्लास है उनको भी इन्हीं 4 चीजों पे हमें ट्रेन करना चाहिए। ईच क्लास परफॉर्म्स इट वर्क एंड डू नॉट मेडल विद अदर्स। तो बताते हैं कि एक आइडियल स्टेट में क्लासेस भी डिफाइन करनी चाहिए कि लोगों को उन्हीं के ऑक्यूपेशन, उन्हीं पे काम करना चाहिए, और सिर्फ अपने काम से वो मतलब रखे, दूसरे के काम में वो मेडल ना करें। इसके बाद जो सोक्रेट है वो द सिटी सोल एनालॉजी भी प्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी जो सोल होती है वो यूनिफाइड होती है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि सोल को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब जो यूनिफाइड सोल है, यानी हमारी जो सोल है वो यूनिफाइड है, तो वो सेम टाइम और सेम रिस्पेक्ट में एक चीज के अपोजिट नहीं जा सकती। यानी कोई भी ये चीज है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो सेम टाइम और सेम रिस्पेक्ट में हम दो चीजों के बारे में अपोजिट डायरेक्शन में उसके बारे में ना तो सोच सकते हैं ना हम वर्क कर सकते हैं। तो इसको वो बोलते थे सिटी सोल एनालॉजी। इसके बाद जो सोक्रेट्स है वो ट्रिप्रटाइट सोल का भी हमें इंट्रोडक्शन देते हैं, वो स्टैब्लिश करते हैं। वो बताते हैं कि जो सोल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। लॉजिस्टिकोन, जिसको रीजन कहते हैं, थाइमोडीज स्पिरिट, जिसमें जो हमारे इमोशंस होते हैं, एपिथिमिटकॉन, जो कि एपेटाइट और डिजायर होती है। अब इन 3 जो पार्ट्स हैं, इन्हीं के पार्ट्स पे जो सोक्रेट्स हैं वो सिटी की में जो लोग हैं उनको क्लासेस में डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि जो लॉजिस्टिकोन है, द रीजन है, वो रूलर होता है जिसका काम रूल करना होता है। थिमोडाइज जो स्पिरिट है उसका काम होता है कि वो रूल को प्रॉपरली उस पर इम्प्लीमेंट करे उस स्टेट में। और जो एपिथेमेटकॉन होता है, जो एपेटाइट होती है, उसका काम होता है कि वो चीजों को प्रोड्यूस करे और अपनी जो डिजायर है उनको फुलफिल करे। किसके रूल में? लॉजिस्टिक इनके रूल में। तो यहाँ पे जो सोक्रेट्स है वो 3 क्लासेस को डिफाइन करते हैं, जो कि है एरिस्टोक्रेट, फिर है दी प्रोड्यूसर्स एंड दी थिमोडेज। ये बुक 4 यहाँ पे खत्म होती है। देन इज बुक 5। अब बुक 5 में भी जो सोक्रेट हैं वो कैलिपोलिस यानी आइडियल स्टेट के नेचर को एलैबोरेट करते हैं, और वो बताते हैं कि एक जस्ट सोसाइटी कैसी होगी। बोथ मेल एंड फीमेल गार्जियंस विल रिसीव सेम एजुकेशन एंड परफॉर्म सेम रोल्स। तो कहते हैं कि मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके फिजिकल या फिर सेक्सुअल उस पे, वो हमेशा उनको सेम एजुकेशन मिलेगी और उनको सेम ही रोल्स परफॉर्म किए जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मस्ट बी गवर्न बाय स्टेट एंड चिल्ड्रन मस्ट बी रेज्ड इन इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स। तो बताते हैं जो सोक्रेट्स हैं बुक 5 में एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टेट है उनको कैसे सेक्स फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि जो थ्रू अ लॉटरी, और जो कि बेस्ट मेल गार्जियन जो कि है वो जीतेगा, तो वो अपनी डिजायर्ड फीमेल सिटीजन्स के साथ सेक्स कर सकता है जिससे बच्चे होंगे। लेकिन इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं उनको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, उनको इग्नोरेंस में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पीपल हैं वो सभी को अपना बच्चा मानेंगे, और जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ ऐसे पेरेंट्स के फेवर में नहीं उतरेंगे, वो भी एज अ हारमोनी में ही बड़े होंगे, उनको भी हारमोनी में ही रेस किया जाएगा। फिर उसके बाद बताते हैं वो कि ऐसी जो सिटी है, आइडियल सिटी, एक असली रियलिटी में तभी आ सकती है जब वो एक फिलोसोफर किंग द्वारा रूल की जाए। फिलोसोफर किंग यानी वन हु इज फिलोसोफर। अब वो क्यों बताते हैं कि फिलोसोफर किंग द्वारा क्यों रूल करनी चाहिए? क्योंकि सिंस फिलोसोफर्स मियरली हैव ओपिनियंस बट नॉलेज टू अंडरस्टैंड फॉर्म्स। तो कहते हैं कि जो फिलोसोफर लोग होते हैं वो उनके ओपिनियंस नहीं होते हैं, वो अपने किसी भी चीज पे पर्सनल ओपिनियंस या बाइसेस नहीं बनाते हैं, वो चीजों को यानी फॉर्म्स को, फॉर्म्स हमने देखा था आइडियाज को, यानी वो आइडियाज को समझते हैं और उसकी नॉलेज रखते हैं, आइडियाज को समझने की नॉलेज रखते हैं, वो ओपिनियंस नहीं रखते हैं, और इससे वो जो है बहुत ही अच्छे रूलर्स बन पाएंगे। देन वी हैव बुक 6। अब बुक्स में 6 में जो सोक्रेट्स हैं इस आइडिया को आगे इलेबोरेट करते हुए बताते हैं कि क्यों फिलोसोफर्स जो हैं वो बेस्ट सूटेड हैं टू रूल। वो हमें एग्जाम्पल देते हैं शिप ऑफ द सी का। सोक्रेट्स इसमें बताते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग बट नियर साइटेड सेलर्स हैं जो कि एक शिप पे हैं, जो कि एक दूसरे से अप्रूवल गेन करने में लगे हुए हैं, वाइन को ऑफर कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और खुद ही को फ्लैटर किए जा रहे हैं कि हमें तो नेविगेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं जो फिलोसोफर हैं वो शिप नेविगेटर का काम करते हैं। अब शिप नेविगेटर को वैसे तो यूजलेस समझा जाता है, लेकिन यही होता है जो कि शिप के कोर्स को डायरेक्ट करता है। तो जो पॉपुलेशन है वो तो नियर साइटेड सेलर की तरह है जो कि अपने में इंजॉय कर रही है, लेकिन जो फिलोसोफर्स होते हैं वो शिप नेविगेटर की तरह साइलेंटली उस शिप को गाइड करते हैं
उस शिप के कोर्स को गाइड करते हैं सेफली टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। अब इसके बाद जो है सोक्रेट्स फॉर्म ऑफ द गुड के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो फिलोसोफर्स हैं, क्योंकि वो फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने की नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो जो है एक अच्छी हारमोनियस कॉपरेशन को भी सपोर्ट करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द सिटी। वो हारमनी बनाए रखेंगे। यहाँ पे बुक खत्म होती है और इसमें बुक 7। अब बुक 7 में जो सोक्रेट्स है वो बहुत ही मेजर आइडिया प्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं एलिगरी ऑफ केव। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो कि नेक से और एंकल से चेन से बंधे हुए हैं और वो केव की इनर वॉल पे देख रहे हैं। अब वो इनर वॉल पे वो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं जो कि बाहर प्रेजेंट लोग वॉल केव के आउटर वॉल पे जो लोग हैं वो उनको प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं। अब ये कैसे, यहाँ पे जैसे आग जल रही है, जो ये लोग हैं इन्होंने इनको कुछ पिक्चर्स दिखाई जिनकी शेडो इन्हें दिखी। अब जो लोग केव के अंदर हैं उनके लिए जो शेडो और साउंड है यही रियलिटी बन जाता है, ये रियलिटी बन जाता है। तो जो ऐसे ही वो बताते हैं कि जो कॉमन पीपल होता है वो इन चीजों को देखता है, और जब अगर ये प्रिजनर केव से बाहर निकलेंगे, जब ये सन को देखेंगे जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट जो ट्रूथ है उसको देखेंगे, तो वो समझेंगे कि ये जो चीजें थी ये गलत थी, ये जो है ये रियलिटी है। तो वो अब इसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो ये लोग हैं जो हमें चीजें परोस रहे हैं, इमिटेशंस जो हमें परोस रहे हैं, ये होते हैं आर्टिस्ट एंड पोइट्स। ये आर्टिस्ट एंड पोइट्स हैं जो कि चीजों की इमिटेशन हमें दे रहे हैं और हम लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हम जब ट्रुथ की तरफ जाएंगे, जो ट्रुथ हमें दिखाने वाला कौन है, ये एक फिलोसोफर है। जो फिलोसोफर्स होते हैं वो हमें अल्टीमेट ट्रुथ को एक्सप्लोर करने में और जानने में हेल्प करता है। तो जो पोएट है उसमें बताते हैं दीज प्रोजेक्शन एंड व्यू बिकम रियल फॉर दी रियल वर्ल्ड फॉर दी प्रिजनर्स। तो इनके लिए जो ये प्रोजेक्शन इनको डेली देखने को मिल रहे हैं, जो साउंड दिख रहा है, जो व्यू दिख रहा है, ये इनका रियल वर्ल्ड मिल जाता है। अ प्रिजनर फ्रीड फ्रॉम द केव विल नो द अल्टीमेट ट्रूथ हु इज अ फिलोसोफर। तो जब ये प्रिजनर बाहर जाएगा, चीजों को एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ट्रूथ को जानेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिलोसोफर है। और जो फिलोसोफर्स होते हैं वो ही हमें अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी के पास लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज बुक नंबर 8। बुक नंबर 8 में जो सोक्रेट्स हैं ही कैटेगराइजेस गवर्नमेंट इनटू 5 रेजिम्स। तो वो गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि जो आइडियल स्टेट है उसमें कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट कैसी होती है, जिसमें 5 रेजिम्स है, एरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, ओब्लिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी। तो जो सोक्रेट्स है वो बताते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एरिस्टोक्रेसी होता है, जहां पे एक रूलर जो है वो अच्छे से रूल कर रहा होता है। लेकिन जब एरिस्टोक्रेसी में जो जनरेशन है वो इंफीरियर आ जाती है, यानी जो नेक्स्ट रूलर है वो इंफीरियर आता है, वो वर्च्यूज को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो टिमोक्रेसी जो है वो जगह ले लेती है। जब टिमोक्रेसी में अभी जो एम्फोसिस था, एरिस्टोक्रेसी में जो एम्फोसिस था वो वर्च्यूज पे था, टिमोक्रेसी में जो एम्फोसिस था वो ऑनर पे था। और जब ये एम्फोसिस ओनर पे से हटके वेल्थ पे चला जाता है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो एक ओब्लिगैर्की गवर्नमेंट बन जाती है। अब ओब्लिगैर्की गवर्नमेंट में जब वेल्थ कन्फ्लिक्ट हो जाती है, यानी जब लोगों के बीच पैसे को लेके लड़ाई हो जाती है और ये हो जाता है, तो जो मेजोरिटी होती है पुअर हो जाती है और जो वेल्दी होती है वो माइनॉरिटी हो जाती है। और जब पुअर मेजोरिटी वेल्दी माइनॉरिटी को ओवरथ्रो कर देती है तो डेमोक्रेसी जगह ले लेती है। अब जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि जो पावरफुल पीपल होते हैं, पावर में जो पीपल होते हैं वो वेल्दी भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। ऐसे ही जब कोई भी एक डिमोगी क्यों होता है, जो कि डेमोक्रेसी से उठता है, उसके बाद अल्टीमेट पावर होती है, वो लोगों को मैन्युपुलेट करके जो इलाइट्स हैं उनके खिलाफ कर देता है और अल्टीमेटली वो पावर को एक्सप्लॉइट करता है उन लोगों पे, तो जो है वो टायरनी का रूप ले लेती है। तो जो सोक्रेट्स है उन्होंने प्रॉपर इसमें डिस्क्राइब किया कि एरिस्टोक्रेसी से कैसे जब एक इंफीरियर रूलर वर्च्यूज को कंट्रोल नहीं कर पाता तो टिमोक्रेसी आती है। जब टिमोक्रेसी में जो ओनर होता है वो मनी यानी वेल्थ की तरफ बाउंड हो जाता है तो ओब्लिगैर्की आती है। ओब्लिगैर्की में वेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं वेल्थ को लेके और ये सब, तो वो डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी कब आती है, जब जो मेजोरिटी सेक्शन है वो पुअर होता जाता है और बड़ा होता जाता है और जो वेल्दी है वो माइनॉरिटी होती जाती है। और ऐसी ही डेमोक्रेसी में से एक पर्सन जो कि मैन्युपुलेट करता है पीपल को और अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है तो टायरनी आती है। सोक्रेट बताते हैं कि जो टायरनी है
वो सबसे अनजस्ट फॉर्म ऑफ रूल है। देन इज बुक 9। बुक 9 में हम देखते हैं कि सोक्रेट जो है एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो ये सर्कल हमने देखा था, एरिस्टोक्रेसी से टिमोक्रेसी, फिर ओब्लिगैर्की, फिर डेमोक्रेसी और फिर टायरनी कैसे आती है। ये करप्ट नेचर ऑफ ह्यूमंस की वजह से आती है। जब ह्यूमंस का नेचर करप्ट हो जाता है तो ये जो रिजाइम है ये इनटू बीइंग आ जाते हैं। जो एरिस्टोक्रेसी का सन है वो ओवरली एम्बिशियस हो जाता है। अगर वो अर्ली एम्बिशियस होता रहता है, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो टिमोक्रेसी में आ जाती है। जब टिमोक्रेसी में ये चीज़ आती है, अगेन जो रूलर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है चीज़ों को, वो जो चीज़ें वो करप्ट, वो और ज़्यादा वेल्थ के पीछे भागता है, तो कैसे जो ओब्लिगैर्की आ जाती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस वो बताते हैं कि करप्ट नेचर जो होता है ह्यूमंस का, दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ सच गवर्नमेंट्स। इसलिए अब जो सोक्रेट्स हैं वो एक आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि जो फिलोसोफर्स हैं दे कैन बी बेस्ट रूलर्स एंड जस्ट रूलर्स। वो जस्ट रूलर क्यों हैं? क्योंकि वो लीस्ट सस्टेबल हैं टू करप्शन, क्योंकि वो करप्शन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेल्थ से और इन सब से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। उनका जो एम होता है वो अल्टीमेट आइडियाज को, ट्रुथ को समझना होता है। तो वो करप्शन की तरफ आने वाले सबसे लीस्ट पीपल हैं। बुक 10 जो है वो लास्ट बुक है रिपब्लिक की। इसमें जो सोक्रेट बताते हैं कि एक जस्ट सिटी में, एक आइडियल सिटी में, कैलिपोलिस में किसी भी तरह की इमिटेटिव आर्ट और आर्टिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं वो ओरिजिनल आइडियाज की सिर्फ कॉपीज बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। और ऐसी आर्ट जो है वो सिटीजन्स को और सोसाइटी को करप्ट करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था द थ्योरी ऑफ मिमाइसिस। तो कहते कि जी जो मिमाइसिस है या जो पोएट्री है, जो आर्ट है, वो मिमेटिक होती है इन नेचर। यानी वो लोगों को, वो सिर्फ एक इमिटेशन है। जो पहला आइडिया जो होता है वो गॉड का होता है। दूसरा हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक कारपेंटर ने चेयर बनाई, तो पहला जो आइडिया था वो गॉड का था। दूसरा जो था वो एक चेयर का एक कारपेंटर ने बनाई। उसी चेयर को जो पोइट्स हैं वो अपनी आर्ट में यूज करते हैं, तो वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन हमें प्रेजेंट करते हैं, जो कि गलत है। और वो ये भी बताते हैं कि जो पोएट्री है वो इमोरल होती है, क्योंकि उसका कोई ट्रूथफुलनेस नहीं है, इसलिए वो उसमें कोई डेकोरम नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं होती उसमें, और वो हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। हमें कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज हमें नहीं सिखाती है, कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज हमें डिफाइन नहीं करती है। और वो बताते हैं, वो फिर एक स्टोरी ऑफ अर बताते हैं, जो कि द मैन हु कम्स बैक टू लाइफ आफ्टर 12 days ऑफ डेथ। और जो अर है वो बताता है लोगों को कि कैसे आफ्टर लाइफ में जो लोग हैं उनको पनिश किया गया था या उनको रिवॉर्ड किया गया था बेस्ड ऑन दी, कि कैसे उन्होंने अपनी हैबिट्स को जस्ट रखा था, उनकी हैबिट जस्ट थी या अनजस्ट थी, उस बेसिस पे उनको रिवॉर्ड किया गया था, उनको पब्लिश किया गया था, पनिश किया गया था। तो इसी के साथ जो स्टोरी, जो रिपब्लिक है वो यहाँ खत्म होती है। इसमें जो प्लेटो है वो एक आइडियल स्टेट को स्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हमें 3 क्लासेस देखने को मिलती हैं। रूलर्स जो कि फिलोसोफर्स होते हैं, फिर ऑक्सिलरीज जो कि सोल्जर्स होते हैं, और फिर होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि लोअर क्लास होती है, जैसे फार्मर्स या आर्टिशियंस। वो इसमें आइडियाज को सबसे जस्ट मानते हैं कि आइडियाज जो है वो सुप्रीम फॉर्म ऑफ द रियलिटी है, और जो हम मटेरियल वर्ल्ड देखते हैं वो एक सिर्फ झूठ है, एक इमिटेशन है या चीज़ों की शेडो रिप्रेजेंटेशंस हैं। और जो आर्टिस्ट हैं उनको बैन कर देना चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि वो हमें इमिटेटेड आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, और वो भी जो कि ट्वाइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी। और यहाँ पे जो है ये बुक फिनिश होती है। दिस वॉज ऑल फॉर द प्लेटो एंड थैंक यू फॉर द वीडियो।